मुंबई के रोड पर सन्नाटा पसरा हुआ था। आधी रात से ज्यादा का समय हो चुका था। किशन अपनी बाइक को रोड पर भगाए जा रहा था। उसकी बाइक के पीछे उसकी पत्नी रश्मि बैठी हुई थी। क्या तुम बाइक थोड़ा और तेज नहीं चला सकते? और कितनी तेज चलाऊं रश्मि? अगर इससे ज्यादा तेज चलाऊंगा ना तो फिर तुम ही कहोगे कि बाइक को थोड़ा धीरे चलाओ। कहा था ना तुमसे कि शंभू काका के यहाँ अपनी कार से चलते हैं, लेकिन पता नहीं तुम्हें बाइक से ट्रैवल करने में कितना मजा आता है। मुझे कार से कहीं ज्यादा अच्छी बाइक लगती है। कार से आते तो अब तक पहुंच जाते। अरे अब तो शंभू काका का परिवार हमारा इंतजार करते करते सो भी गया होगा। नहीं रश्मि, मैं अपने चाचा और चाची को अच्छे से जानता हूँ। वो अभी भी हमारा ही इंतजार कर रहे होंगे। किशन ने इतना कहा ही था कि तभी एक ट्रक बड़ी ही तेजी से पीछे से आता हुआ किशन की बाइक के आगे चलने लगा। किशन बाइक का हॉर्न बजाने लगा, मगर वो ट्रक किशन को आगे निकलने की साइड ही नहीं दे रहा था। अजीब बदतमीज ट्रक ड्राइवर है। बाइक के हॉर्न की आवाज जंगली जानवरों के कानों में भी पहुंच रही होगी, मगर इस ड्राइवर तक नहीं पहुंच रही। इतना बोलकर किशन तेज आवाज में बाइक चलाते हुए बोला, अरे ओ भाई ट्रक ड्राइवर, क्या बहरे हो क्या? इतनी देर से हॉर्न बजा रहा हूँ, मुझे आगे निकलने के लिए तुम साइड क्यों नहीं दे रहे? किशन ने इतना कहा ही था कि तभी वो ट्रक अचानक से रुक गया। उसके अचानक रुकने से किशन ने बड़ी फुर्ती से बाइक रोक दी। किशन तुरंत बाइक खड़ी करके सीधे उस ट्रक के पास जाकर गुस्से से बोला, अजीब बदतमीज आदमी हो तुम। इस तरह से अचानक ट्रक रोकते हैं क्या? अगर मैं सही समय पर ब्रेक नहीं दबाता तो मेरा सर सीधे तुम्हारे ट्रक से टकरा जाता और मेरी पत्नी को भी चोट लग सकती थी। अब तुम ट्रक से बाहर आते हो या फिर मैं ट्रक के अंदर आकर तुम्हारी खबर लूं? तभी एक ट्रक से कूदकर अचानक किशन के सामने आकर खड़ा हो गया और अजीब से अंदाज में किशन को देखने लगा। उसकी आंखों को देखकर किशन और उसकी पत्नी रश्मि के डर से रोंगटे खड़े होने लगे। क्या हुआ? तुम्हारे मुंह में क्या बर्फ जम गई? अब कौन हो तुम? पता नहीं, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है। मुझे गौर से देखो, तुम्हें याद आ जाएगा। किशन उस व्यक्ति को गौर से देखने लगा और वो कांपती हुई आवाज में बोला, ट्रांसपोर्टर? ये नामुमकिन है। किशन ने इतना कहा ही था कि तभी उस ट्रक ड्राइवर का चेहरा बिल्कुल नीला पड़ गया और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गई। अचानक ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया और देखते ही देखते रश्मि और किशन को कुचलते हुए वहां से अचानक गायब हो गया। वो व्यक्ति उन दोनों की लाशें देखकर काला धुआं बनकर वहां से उड़ गया। अगले दिन उनकी लाशों के इर्द गिर्द लोगों की भीड़ जमा थी। इंस्पेक्टर विजय हवलदार बहादुर के साथ उन दोनों की लाशों का मुआयना कर रहा था। बहादुर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इन दोनों की लाशों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को ट्रक ने कुचला है, मगर अजीब बात तो यह है कि यहाँ पर ट्रक के टायरों के निशान तो हैं ही नहीं। हो सकता है साहब कि कोई ट्रक इन दोनों को कहीं और कुचल कर चला गया हो और ड्राइवर ने डर की वजह से इन दोनों की लाशें यहाँ फेंक दी हो। कभी कभी अपना दिमाग का इस्तेमाल भी कर लिया करो मूर्ख। तुम्हें पीछे खड़ी हुई बाइक नहीं दिख रही? तुम्हें बाइक के टायरों के निशान नहीं दिख रहे हैं क्या? यहाँ खड़ी बाइक साफ साफ बता रही है कि ये दोनों बाइक से यहाँ पर आए थे और जहां पर ये मृत अवस्था में पड़े हुए हैं वहां तक ये चल कर आए थे। वो सब तो ठीक है साहब, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये दोनों हैं कौन? हमें इनके पास से ना तो इनका आईडी कार्ड मिला है और ना ही कोई मोबाइल मिला। तब तो इनकी बाइक का नंबर ही हमें बता सकती है कि आखिर ये दोनों कहाँ रहते थे। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति इंस्पेक्टर विजय से बोला, मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ साहब, ये तो शंभू काका का भतीजा किशन है। शंभू काका? ये कौन है? यहाँ नजदीक में ही रहते हैं। वो एक ट्रांसपोर्टर हैं, ट्रांसपोर्ट चलाते हैं। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। इतना बोलकर इंस्पेक्टर विजय हवलदार की ओर देखकर बोला, इन दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और चलो मेरे साथ। कहां पर साहब? शंभू काका शंभू ट्रांसपोर्टर के पास। उसे बताना होगा कि उसका भतीजा इस दुनिया में नहीं रहा।
इंस्पेक्टर विजय और हवलदार बहादुर शंभू ट्रांसपोर्ट में पहुंच गए। इंस्पेक्टर विजय एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से बोला, जो कि वहां पर खड़े दो नवयुवकों से कुछ बातचीत कर रहा था। मुझे इस ट्रांसपोर्ट के मालिक ट्रांसपोर्टर शंभू से मिलना है। कहिए, मेरा ही नाम शंभू है। मुझे बताते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी आपको बताना तो होगा ही। हमें कुछ देर पहले आपके भतीजे किशन की लाश यहाँ से थोड़ी ही दूर रोड पर मिली है, और साथ ही वहां पर एक स्त्री की लाश भी पड़ी हुई थी। मुझे लगता है वो शायद आपके भतीजे की पत्नी होगी। इंस्पेक्टर विजय की बात सुनकर शंभू अंधविश्वास भरी नजरों से इंस्पेक्टर विजय की ओर देखने लगा। तभी एक नवयुवक इंस्पेक्टर की ओर देखकर बोला, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी इंस्पेक्टर साहब। तुम कौन हो? ये मेरा छोटा बेटा अज्जू है। इतना बोलकर शंभू दूसरे नवयुवक की ओर इशारा करते हुए बोला, और ये मेरा बड़ा बेटा दरोगा है। दरोगा? तो क्या ये पुलिस में है? आप भी क्या साहब, आपको ये पुलिस में लगता है? इसकी शक्ल तो देखिए, दूर से ही लफंगा मालूम पड़ता है। अरे नहीं साहब, वो क्या है कि ये थोड़ा दबंग स्वभाव का है। डर की वजह से लोग इसे दरोगा कहते हैं। शंभू की बात सुनकर हवलदार बहादुर इंस्पेक्टर के कान में मुस्कुराते हुए धीरे से बोला, सर ये झूठ बोलता है। इसकी लंबाई देखिए, 4 फुट का तो ये खुद ही है। लोग इसे मजाक में दरोगा कहते होंगे। बकवास बंद करो बहादुर। आप तीनों लाशों की पहचान के लिए थोड़ी देर के लिए ही सही थाने आ जाइएगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर विजय वहां से चला गया। पिताजी, आपको क्या लगता है? पता नहीं अज्जू, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा। तुम दोनों थोड़ी देर बाद पहचान के लिए थाने चले जाना। तो क्या आप हमारे साथ नहीं आने वाले? नहीं, इस उम्र में मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। इतना कहकर शंभू वहां से चला गया। कुछ देर बाद अज्जू और दरोगा अपनी बाइक से थाने की ओर चले गए, मगर उनकी बाइक जैसे ही उस रोड पर पहुंची, अचानक दिन एक काली रात में परिवर्तित हो गया। ये क्या दरोगा भाई, अचानक रात कैसे हो गई? पता नहीं अज्जू, कुछ तो गड़बड़ है। बाइक पीछे की ओर घुमाओ। तभी एक तेज तूफान तेज हवा के साथ एक वीरान जगह पर उन दोनों को उड़ा कर ले गया। ये हम कहाँ आ गए दरोगा? दरोगा आंखें फाड़ फाड़ कर उस इलाके को गौर से देखने लगा। तभी उसकी नजर एक बंद ट्रांसपोर्ट पर पड़ी। ये तो महावीर की ट्रांसपोर्ट है अज्जू। क्या महावीर की ट्रांसपोर्ट? ऐसा कैसे हो सकता है? तभी उस काली रात में अज्जू और दरोगा के इर्द गिर्द काला धुआं मंडराने लगा, और देखते ही देखते वो काला धुआं एक व्यक्ति की रूप में परिवर्तित हो गया। उस व्यक्ति को देखकर अज्जू और दरोगा की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुके हो ना? हाँ, तुमने सही कहा, मैं मर चुका हूँ। मुझे मारने वाले कोई और नहीं बल्कि तुम दोनों और तुम्हारे पिता थे। तुम दोनों की जुबान मुझे महावीर चाचा कहते कहते नहीं थकती थी, मगर तुमने कुछ पैसों के लालच में अमावस की रात में मेरी ही ट्रांसपोर्ट पर मुझे मौत के घाट उतार दिया। हमें माफ कर दो, हमें यहाँ से जाने दो महावीर चाचा। इस रात को देखकर तुम्हें कुछ याद आया? ऐसी ही वो रात थी जब तुम तीनों बाप बेटे ने मेरी गोली मारकर हत्या कर दी थी, क्योंकि तुम्हारे पिता को मुझसे बड़ा ट्रांसपोर्टर बनने का जुनून सवार था। आज मेरा ट्रक तुम दोनों की लाशें ट्रांसपोर्ट करके तुम्हारे बाप को भेंट में जरूर देगा। इतना बोलकर महावीर का चेहरा बिल्कुल नीला पड़ गया और उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद हो गई। कुछ ही क्षणों में वो सारा इलाका भयानक कुत्तों के रोने की आवाज से गूंज उठा। अचानक अज्जू और दरोगा की आंखें फूट गईं और उन दोनों के शरीर से बुरी तरह से खून बहने लगा, मानो कि उन दोनों के शरीर को किसी ने गोलियों से छलनी कर दिया हो। वो दोनों एक दर्दनाक चीख के साथ मृत होकर जमीन पर गिर पड़े
उनके गिरते ही महावीर फिर से काले धुएं में परिवर्तित होकर वहां से गायब हो गया। शाम को थाने में इंस्पेक्टर विजय और हवलदार केस के बारे में बातचीत कर रहे थे। सुबह से शाम हो गई है शंभू, अभी तक अपने भतीजे की लाश की शिनाख्त के लिए शंभू जी यहां नहीं आए। पता नहीं कैसे रिश्तेदार हैं, अपने भतीजे की मौत की खबर सुनकर भी थाने नहीं आए। तभी टेबल पर रखे हुए फोन की घंटी झंझना उठी। इंस्पेक्टर विजय ने तुरंत फोन उठा लिया। हेलो, मैं इंस्पेक्टर विजय बोल रहा हूं। फोन पर एक डॉक्टर की आवाज आई। मैं डॉक्टर बोल रहा हूं इंस्पेक्टर विजय, आपके लिए एक अजीब सी खबर है। कैसी खबर? हम किशन और उसकी पत्नी का पोस्टमार्टम कर ही रहे थे कि अचानक उन दोनों की लाशें हमारी आंखों के सामने अस्पताल से गायब हो गई। क्या बकवास कर रहे हो डॉक्टर? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है। इसलिए हमने आपको बताना सही समझा। इतना कहकर फोन कट गया। क्या हुआ सर? डॉक्टर बता रहा था कि पोस्टमार्टम करते हुए उन दोनों की लाश एकदम से गायब हो गई। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है हवलदार। लगता है अब मुझे शंभू ट्रांसपोर्टर से अपने तरीके से बात करनी पड़ेगी। चलो मेरे साथ। इंस्पेक्टर विजय हवलदार के साथ सीधे शंभू ट्रांसपोर्ट पर पहुंच गया। इंस्पेक्टर और हवलदार को देखकर शंभू बुरी तरह से चौंकते हुए बोला, क्या हुआ इंस्पेक्टर? अब क्या बुरा समाचार लेकर आए हो? जब हमने तुम्हें लाश की शिनाख्त के लिए बुलाया था तो तुम थाने क्यों नहीं आए? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने अपने दोनों बेटों को दोपहर में ही थाने भेज दिया था। क्या वो अभी तक थाने नहीं पहुंचे? नहीं, हम सुबह से थाने में इंतजार कर रहे हैं। थाने तो अभी तक कोई नहीं पहुंचा। अलबत्ता एक अजीब सी खबर मेरे कानों में जरूर आई है। कैसी खबर? किशन और उसकी पत्नी की लाशें अचानक डॉक्टरों की आंखों के सामने से गायब हो गई। ये सब क्या माजरा है? इंस्पेक्टर विजय की बात सुनकर शंभू ट्रांसपोर्टर बुरी तरह से चौंक गया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? वही तो मैं तुमसे पूछने के लिए आया हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इंस्पेक्टर विजय ने इतना कहा ही था कि तभी एक तेजी से आता हुआ ट्रक शंभू ट्रांसपोर्ट के ठीक सामने आकर रुक गया। इंस्पेक्टर विजय ने जैसे ही ट्रक की ड्राइविंग सीट पर नजर डाली, उसकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था। क्या हुआ साहब? आपकी आंखों में ये डर कैसा? हवलदार, ड्राइविंग सीट पर कोई मौजूद नहीं है। फिर ट्रक कौन चला रहा था? ट्रक को देखकर शंभू बुरी तरह से कांपने लगा। हवलदार, इस ट्रक की तलाशी लो। हवलदार ने जैसे ही ट्रक को पीछे से खोला तो अंदर का दृश्य देखकर वो बुरी तरह से सहम उठा। अंदर 4 लाशें बड़ी बुरी अवस्था में पड़ी हुई थी। उन लाशों को देखकर शंभू फूट फूट कर रोने लगा। अरे ये 2 लाशें तो तुम्हारे दोनों बेटों की है और बाकी 2 लाशें तो उन दोनों की हैं जिनका सुबह एक्सीडेंट हुआ था। मैंने इन दोनों लाशों को ही तो पोस्टमार्टम हाउस में भिजवाया था और डॉक्टरों की आंखों के सामने ये वहां से गायब हो गई थी। ये ट्रक के अंदर कैसे आई और तुम्हारे बेटों को किसने मारा? आखिर ये सब हो क्या रहा है? इंस्पेक्टर विजय ने इतना कहा ही था कि तभी फिर से वही काला धुआं उन सबके इर्द गिर्द मंडराने लगा और देखते ही देखते वो काला धुआं महावीर के रूप में परिवर्तित हो गया। महावीर को देखकर शंभू डर से थर-थर कांपने लगा। अपने सामने इस दृश्य को देखकर इंस्पेक्टर विजय और हवलदार भी अंदर से कांप कर रह गए। मुझे देखकर कांप क्यों रहे हो शंभू? उस रात तो बहुत ही दिलेर बन रहे थे। जिस रात तुमने और तुम्हारे इन दोनों बेटों ने मेरी गोली मारकर हत्या कर दी थी और तुम्हारे भतीजे किशन ने अपनी पत्नी रश्मि के साथ मिलकर मेरी ट्रांसपोर्ट के पीछे उस अंधे कुएं में फेंक दिया था। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था।
मुझ में तुमसे बड़ा ट्रांसपोर्टर बनने का जुनून सवार हो गया था, लेकिन तुम तो मर चुके हो। तुम वापस कैसे आ गए? जिस रात तुमने मेरी हत्या की ना, वो रात काली अमावस की रात थी, और जिस अंधे कुएं में मेरी लाश फेंकी गई, वो कुआं शापित था। मेरी आत्मा बदला लेने के लिए तड़प उठी। इतना बोलकर महावीर का चेहरा फिर से भयानक हो गया और अचानक शंभू के शरीर के परखच्चे उड़ गए। महावीर एक काले धुएं के साथ वहां से गायब हो गया। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि इंस्पेक्टर और हवलदार को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। सर, ये क्या था? शायद किसी निर्दोष ट्रांसपोर्टर ने अपने ऊपर किए गए अत्याचार की सजा भूतिया ट्रांसपोर्टर बनकर इन हत्यारों को दे दी। लेकिन सर, हम रिपोर्ट में क्या दर्ज करेंगे? यही कि इन पांचों को कोई ट्रक कुचलकर चला गया। और इंस्पेक्टर विजय ने यही किया और फाइल को बंद कर दिया। और आज भी इंस्पेक्टर विजय उस घटना को नहीं भूले। लेखापनी आसाम का आखिरी स्टेशन था। इस स्टेशन की एक और खासियत थी, यहाँ रात होते ही सन्नाटा छा जाता था। पूरा स्टेशन खाली होता था, प्लेटफॉर्म भी खाली, ना कोई रेलवे ऑफिसर और ना ही कोई राहगीर। रात के अंधेरे में इस स्टेशन पर मौत का तांडव होता था। कुछ साल पहले की बात है, गलती से दो युवक लेखापनी के प्लेटफॉर्म पर उतरे, जीतू और संजय। अबे ये प्लेटफॉर्म है या खंडहर? मुझे क्या पता, मैं तो जिंदगी में पहली बार यहाँ आया हूँ। तूने एड्रेस तो बराबर देखा था ना? यही है ना जो स्टेशन हमें उतरना था? हाँ यार, देखा था, बराबर देखा था। पर यहाँ इंसान तो क्या, कोई जानवर तक नहीं दिख रहा है। तभी जीतू के पास से एक काली बिल्ली गुजरी। जानवर तो है भाई। और फिर दोनों को छन छन की आवाज सुनाई दी। दोनों पीछे घूमे तो एक बहुत सुंदर गांव की छोरी उनकी ओर आ रही थी। क्या लड़की है? ये मिल जाए तो जिंदगी बन जाए। कहाँ मेरी पत्नी और कहाँ ये? वो लड़की उन दोनों के पास आई। बाबूजी, आप लोग यहाँ नए हैं क्या? हाँ, यहाँ कोई क्यों नहीं है? अरे बाबूजी, ये एक छोटा सा गांव है और गांव वाले तो सूरज ढलते ही सो जाते हैं, तो भला इतनी रात को यहाँ कोई कैसे होगा? तो तुम यहाँ कैसे? मेरी तो दुकान यहाँ है। दिन भर मेरे बाबा दुकान संभालते हैं और रात में मैं, जो बाहर के राहगीर आते हैं, उनके चाय नाश्ते का प्रबंध करते हैं हम। बहुत अच्छे, वैसे भी हमें भूख लगी है। तो आइए बाबूजी। सुंदरी उन दोनों को अपने छोटे से ठेले पर ले गई और उन्हें चाय पिला दी और फिर उनके लिए नाश्ता बनाने लगी। ये स्टेशन कुछ ज्यादा खाली नहीं रहता? वो तो है बाबूजी। ये तो कोई भूतिया स्टेशन लगता है। आपको कैसे पता चला? क्या मतलब? क्या यहाँ सच में भूत हैं? लोगों का मानना तो है कि यहाँ एक लड़की का भूत रहता है। लड़की का भूत? हाँ, कई सालों पहले ये स्टेशन किसी आम स्टेशन की तरह था। यहाँ भी लोगों की भीड़ रहती थी, पर सांझ होने के बाद अक्सर ये स्टेशन खाली हो जाया करता था। एक रात इस स्टेशन पर कोई न था। एक गांव की लड़की यहाँ चाय का ठेला लगा रही थी। एक ट्रेन रुकी और कुछ आदमी ट्रेन से नीचे उतरे। बाबूजी, आप चाय पियेंगे? क्यों नहीं, जब पिलाने वाली इतनी अच्छी है तो चाय पीना तो बनता है। आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। क्या लड़की है ना, कमाल है। गांव वाली लड़की गजब होती है। तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। वो बेचारी गांव वाली चाय बनाती रही और वो आदमी हवस से उसे घूरते रहे। उन आदमियों ने उस लड़की को पकड़ लिया, दूसरे ने हाथ और तीसरे ने उसका मुंह बंद कर दिया। वो तीनों उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करने लगे। लड़की ने अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह उन तीनों को धक्का देकर भागने लगी। वो भागते भागते रेल की पटरी पर कूद गई। उन दरिंदों ने उसका पीछा तब भी नहीं छोड़ा। वो डरी सहमी भागती रही और फिर सामने से रेल आई। वो सारे आदमी तो प्लेटफॉर्म पर कूद गए, पर वो लड़की कूद न पाई। ट्रेन ने उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस रात से सभी लोग मानते हैं कि वो गांव वाली लड़की अब भी हर रात इस स्टेशन पर अपनी दुकान लगाती है। ये सुनकर संजय घबरा गया। तुम्हें ये सब कैसे पता?
सुंदरी ने कुछ जवाब न दिया। अरे मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है भाई। संजय ने अपना फोन निकाला और सुंदरी की तस्वीर खींचने की कोशिश करने लगा। जैसे ही सुंदरी ने कैमरे में देखा तो दोनों डर गए, क्योंकि मैं ही वो लड़की हूँ। जीतू और संजय डर के मारे ट्रेन की ओर भागे। वो लोग ट्रेन की एक बोगी से दूसरी बोगी में भागते रहे। भाग संजय भाग, वो मेरे पीछे है भाई। भाग, रुक मत, भाग जल्दी भाग। संजय डरा हुआ था, वो गिर गया। वो भूतनी उसके पास आई। अब मैं तुझे खूबसूरत नहीं दिख रही? इतनी देर से तो मेरी कमर देख रहा था, अब क्या हुआ? माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तेरे जैसे किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। भूतनी ने संजय के चेहरे पर पैर रख दिया। संजय की मुंडी ट्रेन के फर्श के नीचे चली गई। संजय की चीख सुनकर जीतू डर गया और डर के मारे चिल्लाने लगा। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, मुझे माफ कर दो। चुड़ैल जीतू के सामने आ गई और जोर जोर से हंसने लगी। तेरे पास तो पत्नी भी है, फिर भी तुझ में हवस भरी है। तुझ जैसे आदमियों को जीने का कोई हक नहीं। चुड़ैल जीतू को घसीटते हुए ट्रेन के बाहर ले गई। उसकी गर्दन मरोड़ दी और फिर उसको स्टेशन के साइन बोर्ड पर लटका दिया। हर किसी हवस के मारे का यही हाल होगा। ये आखिरी स्टेशन इन सब हवसियों की जिंदगी का आखिरी स्टेशन होगा। ट्रेन फुल स्पीड में चली जा रही थी। रागिनी और उसके मम्मी पापा ट्रेन में उसके साथ सफर कर रहे थे। चाय वाला चिल्ला रहा था, चाय ले लो, गरम गरम चाय। फिर पानी वाला आया। पानी पानी, ठंडा पानी, 20 का एक ठंडा पानी। फिर पान मसाले वाला आया। 14 का 2 राजहंस पान मसाला, तिरंगा पान मसाला, इसमें है केसर का दम, खाइए और कामयाबी की बुलंदियों को छू लीजिए। पापा, कितना शोर शराबा कर रहे हैं ये लोग। हाँ, कभी कभी तो हद कर देते हैं ये लोग। इनका यही काम है, इसी से इनका पेट भरता है। अब तुम्हारे पापा का गांव आने वाला है। सीतापुर से 40 किलोमीटर दूर है अभी जो स्टेशन आएगा। सच में? मैं गेट पर जा रही हूँ, वैसे भी मेरे सिर में दर्द हो रहा है। रागिनी उठकर गेट पर आ गई। ठंडी ठंडी हवाओं का वो आनंद लेने लगी। ट्रेन फुल स्पीड में चलती जा रही थी। ट्रेन हॉर्न बजाकर रास्ते को चीरते हुए चली जा रही थी। अंधेरे में वैसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन दूर गांव में टिमटिमाती लाइट दिख रही थी। तभी अजीब सी हवा चली और रागिनी का दुपट्टा उड़ गया। रागिनी गिरते बची। वो वापस आकर बैठ गई। मम्मी, मेरा फेवरेट दुपट्टा उड़ गया। इतनी छोटी सी बात पर इतनी बड़ी लड़की रोती है। दूसरा ले लेना या मैं ला दूंगी। देखो, हमारा गांव क्रॉस कर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अरे वाह, तो हम लोग गांव क्यों नहीं जाते हैं? कितना मजा आएगा ना। अब यहाँ कोई नहीं रहता। तुम्हारे दादा दादी सब भगवान के पास चले गए, इसलिए हम सब लोग शहर चले गए। रागिनी अपने घर पहुंची और अपने रूम में चली गई। बैग अपने कमरे में रखा। उसका मोबाइल नीचे गिर गया। वो उठाने झुकी तो बेड के नीचे उसका दुपट्टा दिखा। वो चौंक गई कि ये दुपट्टा ट्रेन में उड़ गया था। वो यहाँ कैसे आ गया? उसने तुरंत ही उसे उठाया और अपने कंधे पर लेकर आईने में देखने लगी। उसके पीछे एक भूत खड़ी दिखी और वो हंस रही थी। उसकी लाल लाल आँखें, बिखरे बाल देखने के बाद रागिनी डर गई और चीखने ही वाली थी कि उसके मुंह पर भूतनी ने हाथ रख दिया। वो बेहोश हो गई। रात के 12 बज चुके थे। रागिनी के मम्मी पापा सो रहे थे। धीरे धीरे दरवाजा खुला। रागिनी के हाथ में चाकू था। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पापा के पास आकर वो दांत पीसने लगी और उसका चेहरा लाल होकर चुड़ैल बन गया। चुड़ैल ने चाकू ऊपर की तरफ उठाया और राजेंद्र बाबू को मारने ही वाली थी कि राजेंद्र बाबू की नींद खुल गई। वो बेड से नीचे गिर गए। चाकू बेड पर ही फंस गया। मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम सबको मार डालूंगी। रागिनी की माँ ने रागिनी को जोर से पकड़ा और 2 थप्पड़ दिए। उसके पापा भी उठ गए और रागिनी से चाकू लेकर दूर फेंक दिया। तुम मुझे मारना चाहती हो? रागिनी बेटा, तुमको क्या हो गया? रागिनी बेटा, मैं रागिनी नहीं हूँ, मैं सुरेखा हूँ।
याद आया कुछ? सुरेखा? कौन सुरेखा? मैं वही सुरेखा हूँ जिसको तुमने धोखा दिया। याद करो कॉलेज के दिन की बात। सुरेखा और राजेंद्र एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन ये वो समय था जब जात पात बहुत ज्यादा ही मायने रखती थी और न मोबाइल था और न ही न्यूज चैनल। सुरेखा, हम दोनों के प्यार को क्या हो गया? मम्मी पापा मानेंगे क्या? एक बार बात करके देखो, नहीं मानेंगे तो कुछ दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। दूसरा रास्ता कौन सा है? दूसरा रास्ता ये है कि साथ अगर जी नहीं सकते लेकिन मर तो सकते हैं ना। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। ऐसा मत बोलो, हम घर से भाग जाएंगे। तुम कल सीतापुर स्टेशन पर आ जाना, मैं भी आ जाऊंगा और भागलपुर एक्सप्रेस से मुंबई चले जाएंगे। वहां कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं होगा। ठीक है, तुम सही समय पर आ जाना। सुरेखा सुबह सुबह आ गई और राजेंद्र का इंतजार करने लगी। सुबह से शाम हो गई लेकिन राजेंद्र नहीं आया। सुरेखा ने भागलपुर एक्सप्रेस के आगे कूदकर जान दे दी, लेकिन तुम नहीं आए और मैं उस स्टेशन पर आज तक तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे लगा तुम कभी नहीं आओगे, लेकिन आज आ ही गए। तुमको पता है मैं क्यों नहीं आया? क्योंकि तुम धोखेबाज हो। इस चुड़ैल से तुम शादी करना चाहते थे। नहीं, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा पैर टूट गया। ये देख लो मेरा पैर। लेकिन बाद में मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिली। तुम्हारे घर वाले बोले कि वो गायब हो गई है। मैंने उसके बाद गांव छोड़ दिया। चुड़ैल थोड़ा नर्म पड़ने लगी। दर्दनाक प्यार की कहानी सुनकर रागिनी की माँ रोने लगी और बोली, बहन, तुमने इनसे सच्चा प्यार किया है और जिसे हम प्यार करते हैं उसे दुख नहीं पहुंचाते। इसलिए मेरी बेटी और मेरे पति को छोड़ दो। बहुत बहुत मेहरबानी होगी। एक काम करो, मुझे मुक्ति दे दो। कैसे? कैसे मुक्त करूं? मेरे ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क दीजिए और ये दुपट्टा जला दीजिए। मैं मुक्त हो जाऊंगी। राजेंद्र बाबू पूजा घर से गंगा जल लाकर रागिनी के ऊपर छिड़क देते हैं और उस दुपट्टे को जला देते हैं। रागिनी बेहोश हो गई। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटना घट जाती है, लेकिन तब हमें अपने सब्र से काम लेना चाहिए।